हार्टिएस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों अपने इंग्लिश के सेशन में पैसिव वॉइस मैंने शुरू किया है कि हाउ टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस। तो वॉइस के दो प्रकार मैंने बताया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको मैंने बता रखा है कि जितने टेंस पढ़े हुए एक्टिव वॉइस ही थी, ठीक है। लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं अभी वो जस्ट इसका उल्टा है। तो इसका उल्टा किस तरह से होता है, इसके अंतर क्या होते हैं, वो सारे मैंने स्पष्ट कर दिए थे और साथ में टेबल भी आपको बता दी थी कि वे कितने टेंसों की बनती है पैसिव और कितनों की नहीं। तो 8 की बनती है और 4 टेंसों की नहीं बनती, जिसमें चौथा, 8वां, 10वां और 12वां। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद मॉडल्स और गोइंग टू। इस प्रकार कुल 10 की जो टेबल लिखवाई थी, उसके बाद में आप आराम से उसको चेंज करें। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अपन ने बनाई थी, आई की मी बनाई थी, वी की एस बनाई थी, यू की यू बनाई थी, दे की देम बनाई थी। उससे पहले कुछ देख लेते हैं। कुछ ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी आते हैं जिनमें अपने को बाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अपन एक एक टेंस का वाक्य लेंगे और मैं आपको प्रत्येक टेंस में चेंज करके बताऊंगा कि पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है लेकिन कैसे अनइम्पोर्टेंट, यानी इनका महत्व नहीं है। यानी कि सर काम किसने किया मालूम ही नहीं पड़ता। अब जब काम करने वाले का ही अता पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो उसको बाय लगा के आप कैसे लिखोगे। जैसे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने स्पष्ट है। जैसे कौन कौन से सर है, संबंध। मान लो किसी ने काम किया, किसी ने किसने किया मालूम नहीं पड़ रहा है। वन भी का अर्थ भी होता है नोबडी, यानी किसी ने नहीं। सम पीपल, कुछ लोगों ने, तो कुछ लोगों में तो कौन से लोग सर, उनके नाम क्या है मालूम नहीं पड़ता। ऑल ऑफ द पीपल, सभी लोगों ने, तो उसमें भी किसी का कॉमन नाम नहीं आता। समबड़ी, किसी ने किया होगा ये, ठीक है। एवरीबडी, प्रत्येक ने किया सर ये तो। चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो बच्चे कौन से सर, चिल्ड्रन भी अनइम्पोर्टेंट है। एनीबडी, नन, ये सारे। और उसके बाद में एक और रह जाता है अपने दोस्तों, वैसे मैंने दे का देम लिखा है लेकिन दे भी क्या है, अनइम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। इसका ध्यान रखेंगे विशेष। और कॉम्पिटिटर्स वाले तो विशेष ध्यान रखेंगे। अगर 10वीं वाले भैया लिख भी देते हैं तो बाय देम लिख के उसको आप थोड़ा, मेरा सुझाव है कि बाय देम आपको लिखने की आदत पड़ गई है 9th तक, तो आप इसे कोष्ठक में बंद कर दे ताकि जांचने वाले पे दुष्प्रभाव नहीं पड़े। वो आपको समझेगा कि आपको ज्ञान तो है कि नहीं लिखते, लेकिन मैंने लिख दिया है, तो उसको एक ब्रैकेट्स में बंद करके लिख दे। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके ध्यान में आ गए होंगे कि ऐसे अज्ञात करता जिससे ये ज्ञात नहीं होता कि काम किया किसने है। इसलिए दोस्तों इनको क्या है, बाय लगाकर पीछे अपन को ऐड नहीं करना है। उसी संदर्भ में सर अपन ने कुछ सारणी देखी थी, उसी के पहले मैं अनइम्पोर्टेंट का जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो ये मैंने लिख दिया कि समवन हैज स्टॉलन माई वॉच। अब किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, यानी किसने चुराई मालूम नहीं। पता तो होता तो उससे ले लेते, मांग के ले लेते, ठोक पीट के ले लेते, शिकायत करके ले लेते, कैसे भी करके पुलिस में कंप्लेंट करके ले लेते। लेकिन सर ये तो किसने चुराई, चोर का मालूम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सर दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो अब ये बाय लगाकर नहीं लिखा जाएगा और सीधा इसका पैसिव बनेगा। और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मैंने बताया था, हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना है। माई वॉच ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो माई वॉच एक वचन है, एक वचन है, इसलिए क्या लगेगा दोस्तों, हैज बीन और स्टॉलन लगा के छोड़ दो। यानी सर अब बाय वगैरह नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि संबंध है और ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो किस तरह से एस प्लस वी प्लस ओ लिखा जाता है और उस तरह से ओ प्लस वी प्लस एस लिखा जाता है। देखते हैं दोस्तों अपन एक एक वाक्य को, एक ही वाक्य को मैं लूंगा और 10 ही वाक्य उसके बना के आपको चेंज करके एक बार बता देता हूँ, ताकि दिमाग में किसी तरह का किंतु परंतु नहीं रहेगा। एक छोटा सा वाक्य लेंगे और जो टेबल अपनी अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग टेबल के उन्हीं में 10 में उनको वाक्य लेंगे, वो सेम वाक्य, ताकि आपको टेंस भी एक बार ध्यान में आ जाए, साथ में उसकी पैसिव भी बन जाए और आपको एक तरीका भी मालूम पड़ जाए कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे। उसके बाद तो उसके अगले प्रकार जो है वो अपने आप ही समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म में मैं आपको बताता हूँ एक एक टेंस पैसिव वॉइस कैसे बनती है। चलिए दोस्तों, अपन एक एक टेंस से शुरू करते हैं। जैसे आपको सबसे पहले मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल।
तो सर क्या बताया था आपने, V1 प्लस SEIS आ जाए तो आपको किस में बदलना है दोस्तों, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव में तो मैंने आपको बता दिया रामबाण है, थर्ड फॉर्म ही आएगी। चलो इसका एक वाक्य लेते हैं अपन सर, नॉर्मल सा वाक्य लेंगे ताकि सबकी समझ में आ जाए, औसतन बालक हो तो भी वो इसको भी दिक्कत नहीं हो। राम प्लेज क्रिकेट, ये मान लो वाक्य है सर, ठीक है। राम क्या हो गया सर एस, प्ले क्या होगी V, और ओ क्या हो गया क्रिकेट। अब इसी को बदलना है तो इसको O प्लस V प्लस S में बदलना है, और बदलो सर, क्रिकेट को ला लो आगे, ला दिया सर, ठीक है। उसके बाद में आप दोस्तों यहाँ देखो कि ये जो हमारे में से क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, क्रिकेट एक वचन है, बहुवचन है, एम लगेगा, तो देखा कि ये एक वचन है तो क्रिकेट इज हो जाएगा। उसके बाद में प्ले की क्या बनानी है दोस्तों, थर्ड फॉर्म, तो क्रिकेट इज प्लेड। अब किसके द्वारा खेला जाता है देख लो, राम के द्वारा, तो राम तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बाय राम। इस तरह से दोस्तों आपको पैसिव बनाने। इसी को मान लो लेते हैं अपन दूसरा टेंस में, तो दूसरा टेंस है कौन सा सर, कॉन्टिन्यूस, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ताकि आपको ये भी मालूम पड़ जाए कि टेंस भी कैसे चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है सर। अब इसको भी सेम और ये भी सेम, सिर्फ ये अपने असमान है, इसको बदलना है तो सर मैंने बताया था आपको सारणी में, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आए तो आपको बदलना है इज एम आर तो रखना ही है, अपनी ओर से क्या जोड़ना है दोस्तों, बीइंग जोड़ना है, और वर्ब की क्या करनी है, थर्ड फॉर्म करनी है। चलिए दोस्तों इसको भी बदलते हैं, क्रिकेट आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट ई जाएगा। इसके बाद अपनी ओर से क्या जोड़ना है, बीइंग, ये जुड़ गया, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और किसके द्वारा खेला जा रहा है सर, राम के द्वारा, तो राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, और राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यानी दोस्तों भले आप सीधे अपन सारे टेंस छोड़ के सीधे अगर मॉडल पे भी जब मान लो जाते हैं तो राम कैन प्ले क्रिकेट है, राम क्रिकेट खेल सकता है। मॉडल से तो क्या हुआ सर, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना है, तो क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय राम। तो दोस्तों चेंज करने में तो कोई बड़ी बात नहीं, आप अभ्यास करेंगे तो एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव आप आराम से कर सकते हो। आपको मेन चीजें जो ध्यान रखनी है, वन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे आगे डबल ऑब्जेक्ट वाला केस रहेगा, फिर इंट्रोगेटिव रहेगा, तो ये चेंज करने में तो आप जितने 8 टेंस से, और जैसे गोइंग टू से भी आप बना के एक बार देख लो ताकि वह मिट जाए, अपना डाउट ही क्लियर हो जाए। तो राम इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वो का वही वाक्य लेने से क्या होता है कि एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपन बदल सकते हैं या नहीं। तो क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाय, और किसके द्वारा दोस्तों, राम के द्वारा। यानी आप चाहे तो 10वें प्रकार में इस वाक्य को घुमा सकते हो। एक्टिव वॉइस आपको आना चाहिए, पैसिव वॉइस तो अपने टेबल के अकॉर्डिंग, और टेबल दोस्तों मेरी सलाह है कि एक बार आप कंटेस्ट कर ले ताकि पैसिव वॉइस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से आपको दोस्तों क्या करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक नॉर्मल सा वाक्य लिया है, आप कोई भी वाक्य ले सकते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट दोस्तों। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि पैसिव वॉइस की आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। बाकी तो इस सेशन में मैं एक भी बात ऐसी नहीं रहने दूंगा जो अपने नियम कायदों में आती है या रूल्स में आती है, सारे बता दूंगा, कंसेप्ट सारे क्लियर करा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे से, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी दोस्तों ये तो एक ऑब्जेक्ट था, कभी डबल ऑब्जेक्ट का भी केस आता है, तो डबल ऑब्जेक्ट में अपन को क्या करना है, तो नेक्स्ट अपना टर्म रहेगा डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में अपने डबल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है सर, अभी देख लो आप। डबल ऑब्जेक्ट्स में क्या रहेगा, जैसे आपको मैं लिखता हूँ, सी गैव मी ए फ्लावर, उसने मुझे एक फूल दिया। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे ये फ्लावर और मी, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना, तो आप यहाँ इसमें वैसे विस्तृत रूप से देखें तो 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट है सर। तो एक तो वस्तु से संबंधित रहता है जो सीधे ही पीछे से दिखाई देता है, ये इसलिए क्या कहलाता है दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट, सीधा दिखता है ओ, इसलिए ये फ्लावर। और ये जो मी है, इसको जानकार लोग जानते हैं कि ये तो मी भी क्या ऑब्जेक्ट है, आई माई मी, तो मी भी ऑब्जेक्ट है।
तो इसको क्या करेंगे सर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन सर हमें क्या करना है, डायरेक्ट से पैसिव बनाना है या इनडायरेक्ट से, आपकी इच्छा हो उससे बनाओ। बोला डायरेक्ट से बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट से बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सेम ही रहेगा। यानी टेंस जैसे ये है V2 वाला, तो V2 आगे बदलता किसमें, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में ही बदलेगा, तो इसमें भी बदलेगा और इसमें भी वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में ही बदलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। लेकिन एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना कि अगर मान लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप बनाते हो तो जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके आगे टू लगा देना, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप बनाओ तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म बना देना। कैसे सर, समझ में नहीं आया, देख लो आप जैसे बनाते हो इसी का पैसिव, तो ए फ्लावर से मान लो बना रहे, तो ए फ्लावर अब वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा सेकंड फॉर्म, तो एक है या दो सर, एक ही है, तो ये फ्लावर वाज गिव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बताओ, गिवन, ये फ्लावर वाज गिवन, और मैंने कहा ना इसके आगे क्या लगा दो, टू लगा दो, बस इतना ही करना है, गिवन टू मी, और किसके द्वारा दिया गया सर, बाय हर। चलो सर ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और मान लो सर मैं इनडायरेक्ट से मेरे को तो बनाना है, कई टैलेंटेड होते हैं इंग्लिश में अच्छे माहिर होते हैं तो बना देते हैं, इससे भी कोई बड़ी बात नहीं है, बना लो सर। मी की अब मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म बताओ, तो जैसे आई माई मी करते हैं अपन प्रोनाउन में, तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई तो होगा, ठीक है ना, तो उसी से अपन शुरू करेंगे। तो आई वाज गिवन, वो तो टेंस तो सेम ही रहना है, आई वाज गिवन ए फ्लावर बाय हर, यानी कि यहाँ पर आपको ये मी का सिर्फ आई करना है, बाकी दोस्तों ये वाज गिवन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बाय हर यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ये फ्लावर यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी यहाँ सिर्फ अपने इनडायरेक्ट के आगे टू लगाया था, और यहाँ अपने को क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव फॉर्म बनानी है। और एक आध उदाहरण इसका अपन लिख के देख लेते हैं, जैसे द PM will give him a prize, प्रधानमंत्री जो है उसको एक पुरस्कार देंगे या इनाम देंगे। अब ये वाला टेंस तो सर कौन सा, विल व शैल वाला है, और इसको अपन विल भी शैल भी में बदलते हैं, अपने उससे मतलब नहीं है। पहले देखो ये प्राइज क्या है, सीधा दिख रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डी हो जाएगा, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आई हो जाएगा, ठीक है। अब सर डायरेक्ट से बना को देखो, तो डायरेक्ट से इसके आगे क्या लगाना है, अपने को टू लगाना है, तो ये प्राइज, ठीक है सर, ये प्राइज, अब क्या होगा, प्राइज एक ही है तो विल भी हो जाएगा, ठीक है। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, किसको दिया जाएगा सर, उसको, तो मैंने क्या कहा, इसके आगे टू लगाना है, टू हिम, और किसके द्वारा दिया जाएगा, बाय PM, ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टू लगाया और शांति। और अब मान लो सर हिम का ये सब्जेक्टिव फॉर्म बना है, तो आई माई मी किया है, वैसे ही हिम होता है, तो इसकी हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, ही हीज और हिम, तो यहाँ की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम की ही, तो ही विल बी गिवन ए प्राइज बाय PM। बताइए दोस्तों क्या दिक्कत है, तो यानी डबल ऑब्जेक्ट्स वाले केस में पैसिव वॉइस इस तरह से बनती है। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन ने देखा एक तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आप कंटेस्ट करना है, आपको याद करना है, उसके बाद में प्रत्येक टेंस का एक एक वाक्य लेकर आप 2-2 वाक्य, 5 वाक्य, 10 वाक्य, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। यानी पैसिव वॉइस सर इतना सरल है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने कहा है ना कि ये आपके अंगुलियों पे चलेंगे, बाकी अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो देखा सुना और चला। और इंग्लिश है सर, थोड़ी प्रैक्टिस तो करने की, कोई भी भाषा है सीखते हैं सर, तो अभ्यास जितना करोगे उतनी आपकी मजबूत होगी। और एक सीखा अपन ने आज डबल ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और डबल ऑब्जेक्ट्स आज के सेशन में आपने देखा, तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन। इससे आगे अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, जो 2 टाइप रह जाते हैं, तो उनको अपन तीसरे सेशन में देखेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन इस तरह से चलेंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम तक एकदम, और कंपटीशन कोई भी हो उस तक क्लियर हो जाए कि जनरल इंग्लिश आपकी। इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी भी उचित नहीं है कि लंबे सेशन देख के मैं आपका टाइम वेस्ट करूं और आपको समझ में भी नहीं आए। तो जितना बताया जा रहा है उसको देखना
दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को शेयर करना और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़े ताकि इसका सीधा डायरेक्टली बेनिफिट्स उठा सके। धन्यवाद।